बाबा साहब को जिंदगी लग गई ये साबित करने कि वी आर माइनॉरिटी इन नेशनल लाइफ, देयरफॉर वी नीड कॉन्स्टिट्यूशनल सेफगार्ड्स। जो अदर माइनॉरिटीज को रिजर्वेशन मिला 1934 के क्लॉज के हिसाब से मिला कि जिसमें इनकी एग्जिस्टेंस को माइनॉरिटी मान लिया गया था, और बाबा साहब उस पर लड़ते रहे। वो जाके 40s में जाके जब कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली आया तब माना गया कि भाई ये शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब ही माइनॉरिटी है। तो मैं तो कई बार कहता हूं कि बाबा साहब के नाम पर दलितों ने उल्टा राजनीति कर दिया। बाबा साहब जिंदगी भर कहते रहे कि मैं माइनॉरिटी हूं, इसलिए तो रिजर्वेशन मिला। और क्यों रिजर्वेशन मिला? उसी समय बहुत सारे मठों को दान दिए गए। तो मस्जिद तो कितने बने पता नहीं, एक आध बाबरी मस्जिद था तो उसको भी ढा के बना दिया तोड़ के। लेकिन उस समय के मठ जिनको अनुदान ग्रांट्स मिले थे वो आज भी बरकरार है। हजारों बीघे जमीन है, उनके मठ बरकरार हैं। इतने साल हुकूमत रही, एक विश्वविद्यालय नहीं बनाए गए। ठीक कह रहा हूं? उस समय तो यूरोप में तमाम विश्वविद्यालय तो खुल ही रहे थे, ऐसा नहीं था कि नहीं था। जो किला बनवाया, जिसने इतने मनसबदार रखे, उसका वंशज कहीं पता नहीं। लेकिन उनके दरबार के जो मनसबदार थे और जो राजे रजवाड़े थे, उनके आज भी 5 स्टार होटल्स चल रहे हैं। बाबा साहब बार बार कह रहे हैं कि भाई शिक्षा और रोजगार हमारे समाज के लिए जीवन मरण का प्रश्न है, सवाल है जीवन मरने का। अब शिक्षा रोजगार छोड़ के दलित समाज अब खाली हुक्मरान बने फिर रहा है, एमएलए एमपी बने फिर रहा है। सारा प्राइवेटाइज हो गया। 10 साल में ही दलित लोग जो है ना, ये कैशलेस हो जाएगा। सरकारी नौकरी खत्म, पैसा खत्म, खेल खत्म। आजकल वो सब मुसलमानों पे बहुत ज़्यादा जो है अटैक हो रहा है। खास तौर से जिनको आपने नहारी और बिरयानी खिलाई है वही आपके शत्रु बने हुए हैं। कहते हैं कि औरंगजेब जब तक एक मन जनेऊ नहीं देख लेता था तब तक नाश्ता नहीं करता था। ये कहते हैं ना, सुनते हैं आजकल बहुत ज़्यादा, कि इतना मतलब वो क्रूर था। तो मैंने इतिहास से कुछ आंकड़े निकाले और मैं समझता हूँ कि आपको बताना भी चाहता हूँ कि इतना जब क्रूर था और एक मन जो है वो जनेऊ देख कर ही खाना खाता था, तो आखिर ये मुसलमान माइनॉरिटी में कैसे चला गया? अच्छी बात है, आज आप वर्ल्ड माइनॉरिटीज राइट्स डे मना रहे हैं। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया, और ख़ास तौर से ऑल इंडिया मुस्लिम मजलिस ए मुशावरत कंसल्टेशन। हाँ, तो कुरैशी साहब आए थे, इन्होंने फ़ोन भी किया कि आपको बोलना है इस ओकेजन पर। तो मैं इस ओकेजन इस इशू का एक्सपर्ट नहीं हूँ। एंशिएंट इंडिया पढ़ाता हूँ और हिंदी अंग्रेजी में थोड़ा बहुत लिखता हूँ और थोड़ा बहुत बोल भी लेता हूँ। तो बहरहाल हम लोग माइनॉरिटी डे मना रहे हैं। मैं सोच रहा था कि आखिर इतिहास का छात्र हूँ तो बगैर इतिहास के संदर्भ से बोले हुए, बगैर उसके कॉन्टेक्स्ट से बोले हुए बात बनेगी नहीं। तो मैं कुछ आंकड़े लेकर आया हूँ और उस पर बात करूँगा तो ठीक रहेगा। और ऐबक से लेके और बहादुर शाह जफ़र पूरे अगर आप पीरियड उठा लें तो करीब 672 साल के आसपास आता है, स्लेव डायनेस्टी से लेकर लास्ट मुगल एम्परर तक। आखिर जिस कम्युनिटी का, अभी उसके डिफ्रेंशिएशन में नहीं जा रहा हूँ, 672 साल हुकूमत रहा, और कहते हैं कि औरंगजेब जब तक एक मन जनेऊ नहीं देख लेता था तब तक नाश्ता नहीं करता था। ये कहते हैं ना, सुनते हैं आजकल बहुत ज़्यादा, कि इतना मतलब वो क्रूर था। तो मैंने इतिहास से कुछ आंकड़े निकाले और मैं समझता हूँ कि आपको बताना भी चाहता हूँ कि इतना जब क्रूर था और एक मन जो है वो जनेऊ देख कर ही खाना खाता था, तो आखिर ये मुसलमान माइनॉरिटी में कैसे चला गया? ये सवाल एक बनता है। और वहाँ जो मनसबदार होते थे उसका एक आंकड़ा मैंने निकाला और इसको मैं अब कई जगह बोलूँगा। औरंगजेब जिसको सबसे खूंखार बोलते थे, उसके फाइनेंस मिनिस्टर का नाम था राजा रघुनाथ।
क्या नाम था? मोहम्मद बिन कासिम और कुछ सलीम नहीं था। फाइनेंस मिनिस्टर का नाम था राजा रघुनाथ, जिसे दीवाने कुल कहते थे। ही वॉज दीवाने कुल बाय ऑफ औरंगजेब। अब थोड़ा सा आंकड़ा इसलिए देना जरूरी है कि आजकल वो सब मुसलमानों पे बहुत ज़्यादा जो है अटैक हो रहा है। ख़ास तौर से जिनको आपने नहारी और बिरयानी खिलाई है वही आपके शत्रु बने हुए हैं। ये बात भी सही है कि मनसबदार रैंक 5000 से ऊपर, 5000 से ऊपर अकबर के पीरियड में जो परसेंटेज है 14.3, मतलब 100 में से 14.3। नोबल शाहजहां के अंडर में 24.5। औरंगजेब दो पीरियड है, 1658 1658 टू 78 एंड 1679 टू 707। पहले पीरियड में 19.6, कितना, तकरीबन 20%, 5000 वाला जो मनसबदारी है। और दूसरे फेज में 32.9%, 3000 से 4500 वाला मनसब। अकबर के पीरियड में 10%, शाहजहां के पीरियड में 25%, औरंगजेब के फर्स्ट फेज में 20% और सेकेंड फेज में 27.1%। 1000 से 2700। अकबर के पीरियड में 35.3%, शाहजहां के पीरियड में 21.3%, औरंगजेब के फर्स्ट फेज में 22.3% और सेकेंड फेज में 33.3%। ये मनसबदार हैं जो मुगल पीरियड के। और औरंगजेब क्या करता था, एक मन जनेऊ देखता था तब नाश्ता करता था। कुछ नाम और बता देता हूँ जिससे और क्लैरिटी हो जाएगी। और ये हालत कैसे हो गई है उस पर भी आऊँगा मैं। अकबर के पीरियड राजा मान सिंह ऑफ अम्बेर, राजा टोडरमल, राजा बिरबल, राजा राय सिंह ऑफ बीकानेर, राजा भगवान दास ऑफ अंबर। 3 नवरत्न अकबर के दरबार में हिंदू हैं। शाहजहां, मिर्जा राजा जयसिंह ऑफ अंबर, राजा जसवंत सिंह ऑफ मेवाड़, राजा अमर सिंह ऑफ मेवाड़, राजा जगत सिंह ऑफ नूरपुर। औरंगजेब, एक तो मैंने राजा रघुनाथ का नाम ले लिया जो फाइनेंस मिनिस्टर था। मिर्जा राजा जयसिंह एंड राजा जसवंत carried from Shahjahan's reign. Then Rana Raj Singh, Rajnayak, Raja Rai Singh Sisodia, मलुजुद्दीनी, चंपत बुंदेला। अब ये नाम क्यों ले रहा हूं मैं? इतिहास का छात्र कुछ आंकड़े तथ्य तो दूंगा, जाके किताब से चेक कीजिए। अकबर से लेकर तमाम 672 साल मैंने बात की, कितने सारे किले बने हुए हैं, है ना। फतेहपुर सिकरी है, लाल किला है, कहाँ कहाँ औरंगाबाद, डेक्कन, कहाँ कहाँ किले बने हुए हैं। तो जो किला बनवाया उसके वंशज तो आज नजर नहीं आ रहे। कहीं पता है एड्रेस? किसी का नहीं पता है, किसी का पता नहीं है। किसी का नहीं। जो किला बनवाया, जिसने इतने मनसबदार रखे, उसका वंशज कहीं पता नहीं है। लेकिन उनके दरबार के जो मनसबदार थे और जो राजे रजवाड़े थे, उनके आज भी 5 स्टार होटल्स चल रहे हैं। आज भी चल रहे हैं। कारण क्या है? कारण है कि जो सुल्तान थे, यहाँ बादशाह थे, उन्होंने कभी भी यहाँ के सोशल स्ट्रक्चर को चुनौती नहीं दी, उसके साथ समझौता किया। इतने साल हुकूमत रही, एक विश्वविद्यालय नहीं बनाया गया। ठीक कह रहा हूं? उस समय तो यूरोप में तमाम विश्वविद्यालय तो खुल ही रहे थे, ऐसा नहीं था कि नहीं था। और मुगल अंपायर का जो है जीडीपी कई यूरोपियन देश से बेहतर था, एक नहीं खुला। और उसी समय बहुत सारे मठों को दान दिए गए। तो मस्जिद तो कितने बने पता नहीं, एक आध बाबरी मस्जिद था तो उसको भी ढा के बना दिया तोड़ के। लेकिन उस समय के मठ जिनको अनुदान ग्रांट्स मिले थे, वो आज भी बरकरार है। हजारों बीघे जमीन है, उनके मठ बरकरार हैं।
इसके लिए जिम्मेदार कौन? जिम्मेदार यहां के जो पावर एलीट थे वो जिम्मेदार है ना। वो जिम्मेदार है कि जो 672 साल जो कम्युनिटी रूल कर रहा है, महज 50 साल बाद 1857 से ले लीजिए 47 तक, 47 नहीं 1909 जो रिफॉर्म एक्ट आ रहा है, वहां तक आते आते माइनॉरिटी हो जा रहा है। ये क्या चक्कर है? तो इसका कारण था कि हमने सोशल स्ट्रक्चर को कभी चुनौती नहीं दी, कोई इंस्टीट्यूशंस नहीं खड़े किए, और जिन लोगों ने इंस्टीट्यूशंस खड़े किए वो आज पावर में है। उनको आप बिरयानी भी खिला रहे थे। हमें अभी आना होगा तो मुझे कैब खुद करना पड़ेगा, माइक और कैमरा खुद लाना पड़ेगा, लेकिन जिनको बिरयानी या कोरमा खिलाया हो तो आज आपके विपरीत अपोजिट खड़े हैं ना, खड़े हैं। बहरहाल इस बैकग्राउंड के साथ मैं बाबा साहब को ही पढ़ता हूँ, डॉक्टर अंबेडकर को। तो कुछ कोट्स मैं सुनाना चाहता हूँ और उसके बाद पॉइंट्स पे आऊँगा। 10 मिनट में अपनी बात में खत्म करूँगा। जो संविधान सभा में से पूर्व शेड्यूल कास्ट फेडरेशन का एक प्रोग्राम था 6 मई 1945, और उसी साल इनका पार्टीशन ऑफ इंडिया इन पाकिस्तान पब्लिश होता है। ये कह रहे हैं कि इसका जो पूरा भाषण का शीर्षक है कॉमनल डेडलॉक एंड इट्स सॉल्यूशन, 6 मई 1945। वो कह रहे हैं कि मेरे प्रपोजल पूरा यूनाइटेड इंडिया के लिए है। ये प्रपोजल इस होप से प्रस्तुत किए गए हैं कि मुसलमान पाकिस्तान के स्थान पर, पाकिस्तान की जगह इन प्रपोजल्स को स्वीकार कर लेंगे, क्योंकि यह प्रस्ताव पाकिस्तान द्वारा दी जाने वाली सुरक्षा की अपेक्षा अधिक सुरक्षा प्रदान करेंगे। ये मैं इसलिए कह रहा हूं कि ये यूनाइटेड इंडिया के पक्ष में थे डॉक्टर अंबेडकर। 1945 का ये भाषण है। मैं पाकिस्तान का विरोधी नहीं हूं। मेरा विश्वास है कि यह आत्मनिर्णय के सिद्धांत पर बनाया गया है और इसको अब चुनौती देने का समय बीत चुका है। मैं उन्हें सिद्धांत का लाभ देने के लिए तैयार हूं, परंतु शर्त यह है कि मुसलमान उस क्षेत्र में रहने वाले गैर मुसलमानों को उन सिद्धांतों के लाभ से वंचित नहीं करें। जो प्रिविलेज आपको मिल रहा है और जहां आप मेजॉरिटी में हैं, वहां के माइनॉरिटी को उस प्रिविलेज से आप डिप्राइव न करें। परंतु मेरा विचार है कि मैं मुसलमानों का ध्यान सुरक्षा की एक अन्य तथा अपेक्षाकृत अधिक हितकर योजना की ओर आकर्षित करूं। मेरा दावा है कि पाकिस्तान ने जो योजना बनाई है उससे कहीं अधिक बेहतर मेरी योजना है। मैं उन मुद्दों की ओर ध्यान दिलाना चाहता हूं। 3 उन्होंने विकल्प दिए थे। पहला, मेरे प्रपोजल के हिसाब से कम्युनल मेजॉरिटी क्लास का जो खतरा है, जो सांप्रदायिक जो बहुसंख्यक है उसका खतरा है, जिसके आधार पर पाकिस्तान का बनना है, उसे हटा दिया जाए। मेजॉरिटेरियनिज्म को, कम्युनल मेजॉरिटेरियनिज्म को हटाया जाए। दूसरा, मेरे प्रपोजल के हिसाब से इस समय मुसलमान जो लाभ उठा रहे हैं, मतलब जो पृथक निर्वाचन वाला था, सेपरेट इलेक्टोरेट वाला जो मामला था, उठा रहे हैं, उसे न छेड़ा जाए। और तीसरा, गैर पाकिस्तानी प्रांतों में, कस्बों में, सूबों में मुसलमानों की स्थिति उनके प्रतिनिधित्व में वृद्धि करके बहुत मजबूत कर दी गई है, जिसे वे पाकिस्तान बन जाने पर प्राप्त नहीं कर सकते हैं। उनकी स्थिति इस समय अपेक्षाकृत अधिक दयनीय हो जाएगी। मतलब पाकिस्तान बन जाएगा तो इधर जो बचे हुए उनकी स्थिति खराब हो जाएगी। तो ये पाकिस्तान बनने से बेहतर एक प्रपोजल यूनाइटेड इंडिया का दे रहे थे। पाकिस्तान मतलब इंक्लूडिंग बांग्लादेश। दैट वाज 1945। एक और कोट देता हूं, उसके बाद आता हूं, क्योंकि देखिए जो लोग पाकिस्तान बनाना चाहते थे वही लोग हिंदू राष्ट्र बनाना चाहते हैं। या पलट के कहिए कि जो लोग हिंदू राष्ट्र बनाना चाह रहे थे, 2 नेशन थ्योरी सावरकर, तो दोनों तरफ के एलीट, अभी अंसारी साहब का नाम ले रहे थे आप, उस समय पाकिस्तान बनने के विरोध में 50,000 लोगों की सभा दिल्ली में हुई थी।
कि हम पाकिस्तान नहीं चाहते। तो इधर सावरकर, उधर जिन्ना, टू नेशन थ्री। पहले सावरकर की तरफ से आया, तब 1940 में जिन्ना की तरफ से आया, लाहौर अधिवेशन में, लाहौर कॉन्फ्रेंस में। तो ये मुल्क का विभाजन जो है, दोनों तरफ के एलीट है ना, उसको उर्दू में क्या बोलते हैं, अभिजात, अशराफ, दोनों तरफ के एलीट चाहते थे। तो पाकिस्तान बनने के जिसका प्रिडिक्शन कर रहे थे डॉक्टर अंबेडकर, आज पाकिस्तान की क्या हालत है, उसी तरह की हालत यहाँ भारत को भी बनाना चाहते हैं लोग, क्योंकि दोनों तरह के फोर्सेस एक ही हैं। टू एक्सट्रीम्स फीड इच अदर। मैं उठा टू एक्सट्रीम्स फीड इच अदर। तो वही हालत अभी है। जब 4 नवंबर 1948 को आज़ादी के बाद जब संविधान सभा में बहस हो रही थी, तो डॉक्टर अंबेडकर का एक बहुत महत्वपूर्ण कोट है, जो मैं कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में भी 1-2 बार बोल चुका हूं, लेकिन मुझे लगता है कि आज भी मुझे वो बात कहनी चाहिए इस अवसर पर। कह रहे हैं कि माइनॉरिटीज को जो छूट दी गई है, जो कंसेशंस दिए गए हैं, उसके कारण जो ड्राफ्टिंग कमेटी की आलोचना की जा रही है, इसके लिए ड्राफ्टिंग कमेटी रिस्पॉन्सिबल नहीं है। संविधान सभा द्वारा लिए गए निर्णयों पर वो अमल करती है। जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जो डिसाइड करता है, उसी पे ड्राफ्टिंग कमेटी काम करती है। माइनॉरिटीज को सहूलियत देने का जो डिसीजन संविधान सभा द्वारा लिया गया है और जिस पर अमल किया जा रहा है, मेरी राय में वह सही है। मेरी राय में सही है। इस बारे में मेरे मन में बिल्कुल डाउट नहीं है। देश में अल्पसंख्यक और बहुसंख्यक, मेजॉरिटी माइनॉरिटी, दोनों ने गलत रास्ता अपनाया है। अल्पसंख्यकों मतलब माइनॉरिटी के अस्तित्व को नकारना बहुसंख्यकों की बहुत बड़ी गलती है, और अल्पसंख्यकों द्वारा अपने अल्पसंख्यकवाद, है ना, कि हम बार बार रोते रहना कि हम माइनॉरिटी हैं, तो सीने से लगाए रखना, उसे परमानेंट बनाने की कोशिश करना भी उतना ही गलत है। दोनों उद्देश्य साध्य हो सके ऐसे उपाय ढूंढना जरूरी है। इस दिशा में आगे बढ़ने की शुरुआत के तौर पर माइनॉरिटी के अस्तित्व को, उसको एग्जिस्टेंस को मानना पड़ेगा। उसको मानना पड़ेगा कि यस माइनॉरिटी है, शुरुआती तौर पर। कोशिश यह भी की जानी चाहिए कि किसी समय दोनों एक हो जाएं। नो डिफरेंस बिटवीन माइनॉरिटी एंड मेजॉरिटी। संविधान सभा जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली द्वारा सुझाए गए उपायों का स्वागत होना चाहिए, क्योंकि उनके द्वारा बताए गए उपायों से ही ये जो पूरा दोहरा उद्देश्य है, दोनों उद्देश्य प्राप्त किया जा सकता है, आप पा सकते हैं। धर्मांता, धर्म के नाम पर अंधा हो जाना की भावना को बल देकर अल्पसंख्यकों को दी जा रही सहूलियतों का विरोध करने वालों से मैं 2 बात कहना चाहता हूं। और अल्पसंख्यक का मतलब सिर्फ मुसलमान नहीं था, बाय द वे। जो अल्पसंख्यक में किस किस को ले रहे हैं उस पर आऊंगा मैं। 2 बातें कहना चाहता हूं। पहली बात कि माइनॉरिटी एक विस्फोटक, एक्सप्लोसिव पावर होता है। माइनॉरिटी एक विस्फोटक शक्ति है। उसका विस्फोट होने से पूरे राज्य के बिखर जाने का खतरा है। यूरोप का इतिहास इस प्रकार की घटनाओं का गवाह है। और यहां पे उदाहरण दे रहे हैं एक यूरोप के एक देश का, कि जब आयरलैंड का विभाजन टालने के लिए जो डील हुआ था, और उसमें रेडमंड ने कहा था कि आप प्रोटेस्टेंट जो माइनॉरिटी है उनके लिए आपको जो मांगना है मांग लीजिए, लेकिन आयरलैंड को एक रहने दीजिए। उस पर कार्सन ने कहा था कि जो आप सहूलियतें दे रहे हैं उसको चूल्हे में डाल दीजिए, हमें यह बिल्कुल मंजूर नहीं कि आप हम पर राज करें। ये कोट है कि भारत के किसी भी अल्पसंख्यक समुदाय ने ऐसी भूमिका नहीं निभाई है। किसी माइनॉरिटी ने नहीं कहा कि हम विस्फोटक हैं और चूल्हे में झोंकिए। यहाँ के माइनॉरिटीज ने तो यहाँ के मेजॉरिटी को नेता माना, हिंदुओं को नेता माना, कभी मुसलमानों को नेता नहीं माना। पूरा थ्रू आउट उठा कर देख लिए, नेहरू से लेकर अब तक यहाँ के मुसलमानों ने हिंदुओं को नेता माना। आगे अंबेडकर कह रहे हैं कि भारत के किसी भी अल्पसंख्यक समुदाय ने ऐसी भूमिका नहीं निभाई, और बहुसंख्यक
यहाँ की जो मेजोरिटनिज्म है वो राजनीतिक पॉलिटिकल नहीं होकर जातीय है, वो कम्युनिटी बेस्ड है। इस प्रकार के जातीयवादी बहुसंख्यकों का राज्य अल्पसंख्यकों ने एक्सेप्ट किया है ना, दिल से एक्सेप्ट किया उसको कि मेजोरिटी आप ही हैं, आप ही लीडर रहेंगे, आप ही रूल करेंगे, उसको दिल से एक्सेप्ट किया है। इसलिए माइनॉरिटी के साथ भेदभाव न करना अपना ड्यूटी है, कर्तव्य है। इसका एहसास बहुसंख्यकों को रखना होगा। अल्पसंख्यकवाद, माइनॉरिटीवाद टिका रहे या खत्म हो, या बहुसंख्यक जो मेजॉरिटी में है उसके बर्ताव पर, उसके बिहेवियर पर डिपेंड करेगा। माइनॉरिटी के विरोध में भेदभाव करने की आदत बहुसंख्यक मेजॉरिटी जिस दिन छोड़ेंगे उस क्षण अल्पसंख्यकों के अस्तित्व का कोई कारण नहीं रहेगा, वो एक सार हो जाएंगे, एक हो जाएंगे। दिस इज व्हाट अम्बेडकर सेड इन द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। आज क्या हो रहा है और इसकी वजह क्या है? मैंने तो आपको मिडिएवल पीरियड के कुछ डेटा दे दिया। अब मैं थोड़ा सा मॉडर्न पीरियड 1919 के बाद से आता हूं, उसके बाद मैं बात खत्म कर देता हूं। बाबा साहब रिपीटेडली ये बात कहते हैं कि विदाउट सोशल डेमोक्रेसी देयर कैन नॉट बी पॉलिटिकल डेमोक्रेसी। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का लास्ट भाषण है कि अगर सामाजिक लोकतंत्र नहीं तो राजनीतिक लोकतंत्र सफल नहीं होगा। अभी पाकिस्तान का प्रस्ताव आने से पहले सिख हो, ईसाई हो, जीव हो, दलित हो, सब माइनॉरिटी है। ये तो हमारे समाज का दिमाग खराब हो गया ना। मैं किसका दिमाग खराब हुआ वही मैं तो बता देता हूं। अभी बाबा साहब को जिंदगी लग गई ये साबित करने कि वी आर माइनॉरिटी इन नेशनल लाइफ, देयरफॉर वी नीड कॉन्स्टिट्यूशनल सेफगार्ड्स। जो अदर माइनॉरिटीज को रिजर्वेशन मिला 1934 के क्लॉज के हिसाब से मिला कि जिसमें इनके एग्जिस्टेंस को माइनॉरिटी मान लिया गया था, और बाबा साहब उस पर लड़ते रहे। वो जाके 40s में जाके जब कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली आया तब माना गया कि भाई ये शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब ही माइनॉरिटी है। तो मैं तो कई बार कहता हूं कि बाबा साहब के नाम पर दलितों ने उल्टा राजनीति कर दिया। बाबा साहब जिंदगी भर कहते रहे कि मैं माइनॉरिटी हूं, इसलिए तो रिजर्वेशन मिला। और क्यों रिजर्वेशन मिला? और ये बार बार जो साउथ बोरो कमेटी में ही बाबा साहब कह रहे हैं कि जो मुसलमानों को सेपरेट इलेक्टोरेट मिला है वो सिर्फ इसलिए नहीं मिला है कि वो डिफरेंट रिलीजियस कम्युनिटी है, बल्कि इसलिए मिला है कि उनके और हिंदुओं, मतलब कास्ट हिंदूज के बीच, अपर कास्ट हिंदू के बीच गहरे सामाजिक सांस्कृतिक अलगाव हैं, भेद हैं। और जिस तरह से इनके बीच भेद है उसी तरीके से हमारे बीच भेद है। इसीलिए यही तो आधार था उनको सेपरेट इलेक्टोरेट का, जो 1932 में जो कम्युनल अवार्ड आया, यही तो बेसिस था। तो 1940 तक जितने थे सबका रिप्रेजेंटेशन करते थे, चाहे आप गोलमेज सम्मेलन ले लीजिए, चाहे बाद के दिन भी ले लीजिए, सबका रिप्रेजेंटेशन। मुस्लिम लीग बड़ा ऑर्गेनाइजेशन था। ऑल रिलीजियस माइनॉरिटीज और सोशल माइनॉरिटीज वर रिप्रेजेंटेड बाय मुस्लिम लीग। जब इनका दिमाग खराब हुआ कि हमको पाकिस्तान चाहिए तो वहां से कट लिए। उसका बाकी जो है ताकत कम हुई ना, फिर ताकत कम हुई कि उधर गए और जिनको यहां रहना था। तो भाई गांधी को आखिर मारा किसने मारा? ये तो सोचने की बात है ना भाई। किसी जू और किसी ईसाई ने तो नहीं मारा। जो मारा वो आरएसएस से रिलेटेड था, संबंधित, तो ओपन फैक्ट है। तो जब लगा कि हम अपना मुल्क बना लेंगे नेशन के आधार पर, धर्म के आधार पर, जिन्ना वाज सेकुलर मैन, ही वाज नॉट रिलीजियस फैनेटिक। और एक सेकुलर आदमी ने धर्म के आधार पर देश बना लिया और बाकी को इधर छोड़ दिया। तो जो यूनाइटेड ताकत था वो कमजोर हो गया, टूट गया। दलित अंबेडकर भी अलग हुए, जो बार बार कह रहे हैं कि पाकिस्तान से बेहतर प्रस्ताव मेरे पास है यूनाइटेड इंडिया में मुसलमानों के लिए। लेकिन जिद थी तो चले गए, बाकी लोग यहां रह गए। तो माइनॉरिटी का फॉर्मेशन ऐसे हुआ।
वो पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन का सवाल था। भाई मैं तो कहता हूं कि अभी जो हाल है कि अभी तो कई एजेंडा सेट किए जाएंगे, और मैंने एक दिन वहाँ इस्लामिक सेंटर पे भी कहा था, शायद आप में से कोई लोग रहे होंगे तो सुने होंगे, कि एजेंडा सेट किया जाता है और आपको खाली रिस्पॉन्ड करना है। मतलब भारत के माइनॉरिटीज में खास तौर से मुसलमान अभी सबसे ज़्यादा पीटे जा रहे हैं, दलित और मुसलमान, दलित और मुसलमान। क्योंकि दलित जब बोले कि हम माइनॉरिटी नहीं, हम तो बहुसंख्यक हो गए, बहुत संख्या हो गया, तो उसी दिन से उनका पतन शुरू हो गया। कोई पूछने वाला नहीं है, देश का हुक्मरान बनेगा उसी दिन से शुरू हो गया, सारे रिजर्वेशन राइट्स खत्म होना शुरू हो गए, सब कुछ। तो सवाल यह है कि एजेंडा जब सेट करेगा, कौन करेगा आप सब जानते हैं। कभी बोलेगा 370 हटा दिए, कभी वक्फ बोर्ड बिल आएगा, कभी CA NRC आएगा, कभी वो एजेंडा आएगा और आपको खाली झूलते रहना, उसमें झूलते रहना है। और अभी मैं आपको कह रहा हूं एक और अभी आ सकता है, फल का सब्जी का तो देख ही लिया, अभी झटका बनाम हलाल भी आएगा, अगला एजेंडा चल रहा है ना, आ गया। ये हम 2 साल से कह रहे हैं, उस पर रिस्पॉन्ड करते रहिए। क्यों आप आइसोलेशन में हैं? जब अंबेडकर जिन्ना तमाम लोग जब डिबेट कर रहे थे गोलमेज सम्मेलन में तमाम, तो हमारे हित साझा हैं, वी नीड प्रोटेक्शन, कि आप भी जो माइनॉरिटी होने का जो एक है ना कि उससे हम चिपट के रहते हैं, बाहर निकलिए आप। ये मदरलैंड है, ये इसी मिट्टी में मैंने पहले ही कह दिया ना कि मुसलमान इतने रूलर हुए, उनका बच्चा सब कहाँ है किसी को पता नहीं है, उनके दरबारी के 5 स्टार होटल चल रहे हैं। तो मतलब मैं ये कह रहा हूं कि यहाँ के रूलिंग एलीट ने, जो यहाँ के अभिजात वर्ग थे, उन्होंने हिंदू अभिजात वर्ग के साथ कोलैबोरेशन करके चला है, और वही सिस्टम में है आज। तो जो गोलवलकर के बंच ऑफ थॉट है, तो उसमें शत्रु कौन कौन है? मुसलमान, कम्युनिस्ट हैं, ईसाई, यही है ना। तो वो अब पावर में इसलिए कि जो रिफॉर्म हमें खुद में करने चाहिए थे, मैं तो कई बार अपने समाज को एड्रेस करता हूं, आपको क्या बोलूं, सबको बाबा साहब बार बार कह रहे हैं कि भाई शिक्षा और रोजगार हमारे समाज के लिए जीवन मरण का प्रश्न है, सवाल है जीवन मरने का। अब शिक्षा रोजगार छोड़ के दलित समाज अब खाली हुक्मरान बने फिर रहा है, MLA MP बने फिर रहा है, सारा प्राइवेटाइज हो गया। 10 साल में ही दलित लोग जो है ना, ये कैशलेस हो जाएगा, सरकारी नौकरी खत्म, पैसा खत्म, खेल खत्म, ये है रियलिटी। तो आपका तो झटका हलाल में वही फंसावेगा अभी। मैं ये कह रहा हूं कि थोड़ा 40 तक तो एक सब साथ थे, लेकिन उसके बावजूद भी देखिए, अब थोड़ा सा बोल के मैं ख़त्म करता हूं कि निज़ाम हैदराबाद, निज़ाम को कहते हैं हैदराबादी बहुत कंजूस निज़ाम थे, लेकिन कई फैक्ट्स हमने चेक किए, और सबसे इम्पोर्टेंट आज ही मैं पढ़ रहा था, जो मिलिंद कॉलेज औरंगाबाद में है, मिलिंद कॉलेज, उसके लिए 54 एकड़ लैंड वाज ग्रांटेड बाय निजाम ऑफ हैदराबाद। और शेड्यूल कास्ट, ये शेड्यूल कास्ट ट्रस्ट फंड में 1 करोड़ रुपया था वहां पे, उसमें से उन्होंने 12 लाख रुपए विदाउट इंटरेस्ट डॉक्टर अंबेडकर को दिया कॉलेज बनवाने के लिए, कॉलेज बनवाने के लिए। सोचिए जरा सा। और 5 साल का अंतराल था, 5 साल के बाद 50,000 रुपए पर ईयर चुकाना था। 5 साल का मतलब 1951 से लेके आप चले जाइए 56, मतलब 56 में बाबा साहब का डेथ हो गया, परिनिर्वाण हो गया। तो पहला किस्त भी उन्होंने चुकाया कि नहीं चुकाया पता नहीं, और उसके बाद किया कि नहीं किया, किसी ने चुकाया नहीं पता है। मोटा मोटी लब्बो लुआब ये है कि कर्ज माफ ही कर दिए गए होंगे। गोलमेज सम्मेलन, राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस 1932, हैदराबाद के निजाम ने ही खर्चा उठाया था। अंबेडकर यूथ लीग, ये हैदराबाद में बना था और निजाम के सहयोग से बना था।
इसके अलावा 56 में जब इन्होंने कन्वर्जन की घोषणा की थी डॉक्टर अंबेडकर ने, तो हैदराबाद के निज़ाम ने इस्लाम कबूल करने के लिए 5 करोड़ ऑफर किया था डॉक्टर अंबेडकर को, बट ही रिफ्यूज्ड। फिर हैदराबाद के ही निज़ाम और इतने इनसे इन्फ्लुएंस थे अंबेडकर से कि उन्होंने चीफ जस्टिस बनने तक का भी प्रस्ताव दिया कि आप हैदराबाद रियासत के चीफ जस्टिस बनिए। उस्मानिया यूनिवर्सिटी ने 1953 जनवरी 1953 में डॉक्टर अंबेडकर को डॉक्टर ऑफ लिटरेचर की उपाधि थी, डॉक्टर ऑफ लिटरेचर। मेरे कहने का मतलब यह है कि आज़ादी के बाद भी अंबेडकर और हैदराबाद निज़ाम के संबंध बने रहे, और डॉक्टर अंबेडकर ने जो कुछ भी लिया वो अपने खर्चे के लिए नहीं लिया। किस लिए लिया? कॉलेज बनवाने के लिए, इंस्टीट्यूशंस खड़े करने के लिए। और बाबा साहब जब मरे तो कर्जदार थे, हजारों रुपए उनके ऊपर कर्ज था। तो मैंने पहले एक बात कही थी कि विदाउट सोशल डेमोक्रेसी देयर कैन नॉट बी पॉलिटिकल डेमोक्रेसी। हम आप दूर क्यों हैं? ऑल माइनॉरिटीज, मैं अपने आप को माइनॉरिटीज ही मानता हूं। हम आप दूर क्यों हैं? क्यों सिर्फ ओकेजन पे मिलते हैं? क्यों बिरयानी हमें नहीं खिलाते हैं? है? बिरयानी मैंने तो देखा है बचपन में, बिरयानी और कोरमा सेवई, है ना। बड़े बड़े लोग गांव में आते थे ना, चांदी के बर्तन में वही खाते थे, वही पीट रहे हैं आजकल। ठीक कह रहा हूं नहीं? सही है, वही पीट रहे हैं। आपकी बिरयानी मेरे यहाँ से है। अरे कोई बात नहीं, वो तो ऐसी मैं मजाक के लिए बोलता हूँ, है ना। मेरा कहना यह है कि मुस्लिम की अभी भी एक इकॉनमी है, दलितों की इकॉनमी नहीं है। उनका कोई ट्रेड में, कोई बिजनेस में, कोई शेयर मार्केट में कोई शेयर नहीं है, कोई एक्सपर्टीज नहीं है। तो अभी भी जो काम पहले हो चुके हैं उसको रिपीट करें। भाई स्कूल एक इंग्लिश मीडियम का खुलवाइए ना, बढ़िया मॉडर्न स्कूल, अपने लिए भी खोलिए, अपने बच्चियों को भी पढ़ाइए, उसमें दलितों को भी पढ़ाइए, सिखों को भी पढ़ाइए, ईसाइयों को भी पढ़ाइए। खोलिए ना, पैसा इकट्ठा कीजिए ना, इंग्लिश मीडियम स्कूल खोलिए, फॉरेन स्कॉलरशिप दीजिए, बच्चों को पढ़ाइए। कि मुसलमान के लिए मुसलमान को लिखने की जरूरत नहीं, ऑक्सफोर्ड में पढ़ा हुआ आदमी लिखेगा ना, वो एडिटोरियल लिखेगा ना। हायर स्टडीज, पढ़ना लिखना पढ़ाना, साथ उठना बैठना खाना, बातचीत करना, अपने दुख दर्द साझा करना। जब तक ये नहीं होगा ना, तो घटवाइज करके वो जामिया नगर में एक जगह, और शाहीन बाग में, और जामिया नगर में, अबुल फजल इनक्लेव में, इतने दूर में घटवाइज करके रखेगा। क्योंकि कल्चरली दलित आजकल तो मैं कह रहा हूं कि हिंदू राष्ट्र की पालकी ढोने में अब दलित सब आगे है, कंपटीशन लगा हुआ है। चाहे अठावले हो, चिराग पासवान हो, चाहे मांझी हो, चाहे कोई भी हो, कोई परोक्ष रूप से, कोई साइड से, कोई सामने। तो उसका तो कल्चर, वो कहेगा ना कि मैं हिंदू हूं, चाहे अनटचेबल हूं, चाहे कुछ भी हूं, नाम रहने का, कल्चर, भाषा, बोली तो एक जैसा है ना। तो इलेक्शन के समय जो है ना, वो सब हिंदू बना लेता है। एक इलेक्शन खत्म हो जाता है तो जात के नाम पे पीटता है। तो मैं जानता हूं कि सबसे ज्यादा नुकसान जो है ना, तो वो किसी को होना है तो इस देश में, देश के शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब को होना है सबसे ज्यादा, जिसकी बात बाबा साहब ने कही थी कि हिंदू राष्ट्र इस देश पे विपदा होगी। तो इसीलिए मेरा कहना है कि जो एक्सपेरिमेंट बाबा साहब कर रहे थे कि ऑल माइनॉरिटीज मस्ट यूनाइट, खाली ओकेजन पे नहीं, ऐसे भी मिले जुले संख्या देखा है। वैसे भी आजकल तो बहुत सारा चुनाव में ईवीएम का लीला वगैरह तो हो ही रहा है, SIR भी हो रहा है, और तमाम इलेक्शन कमीशन की भूमिका जो है तो है ही। लेकिन मुझे लगता है कि अधिकार और सम्मान किसी को अब दुनिया में कहीं उपहार गिफ्ट में नहीं मिला, उसको तो स्ट्रगल करना ही पड़ता है। और जो सोसाइटी स्ट्रगल नहीं करता है उसके अधिकार, इज्जत, सम्मान, आबरू नहीं बचते हैं। इसलिए मुझे लगता है कि ऑल माइनॉरिटी ऑफ द वर्ल्ड, कार्ल मार्क्स ने कहा था कि वर्किंग क्लास ऑफ द ऑल वर्ल्ड यूनाइट, यू हैव नथिंग टू लूज बट योर चेन्स,
बट यू हैव वर्ल्ड टू विन। तो मुझे लगता है कि वो स्लोगन का समय आ गया है कि एक जितने माइनॉरिटीज़ है, और यहाँ तो बहुत सारा दमन हो रहा है, मुझे पता है, मुझे कहने की ज़रूरत नहीं है, मैं बिहार का ही रहने वाला हूँ, तो क्या क्या चल रहा है पूरे हिंदी पट्टी में ख़ास तौर से, है ना, उसको लेकर मैं अवेयर हूँ। लेकिन समय आ गया कि एक संयुक्त साझा जो है संघर्ष करने की, अलग अलग आप भी पिट रहे हैं, दलित भी पिट रहे हैं, ट्राइब भी पिट रहे हैं, क्रिश्चियन भी पिट रहे हैं, तो एक संयुक्त मोर्चा बनाने की, तभी जाकर हम अपने अधिकार को प्रोटेक्ट कर पाएंगे। शुक्रिया।